नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आरडीएस ब्लॉग में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेई 2024 की पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में। 7 महीने में कैसे आप जेई एडवांस और जेई मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, टेस्ट सीरीज नोट्स की भी बात करेंगे इस वीडियो में। और टारगेट अपना जेई 2024 होने वाला है। ये वीडियो देखनी चाहिए आपको अगर आप क्लास 12th में आ चुके हैं, ठीक है, या फिर आप ड्रॉपर हैं यानी ड्रॉप लेने वाले हैं। अभी आपका डिसीजन बन चुका है क्योंकि आपकी रैंक कुछ इस तरह आ गई जैसे 15,000 से 25,000 या फिर 30,000 के आसपास आ गई। तो अब क्या होता है, इसमें आपको आईआईटी नहीं मिलता, ठीक है, और आपका सपना आईआईटी ही है और आपको मेंस के थ्रू भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर आपको मेंस से भले ही अच्छा कॉलेज मिल रहा हो बट आप लेना चाह रहे हो, तो ड्रॉपर के लिए भी हो जाएगी। और जो कभी अभी क्लास 12th में आए हैं बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो अच्छी होने वाली है क्योंकि हो सकता है आपके क्लास 12th में आने के बाद भी किसी की बैकलॉग वगैरह हो गई है, तो इसमें सब कवर कर दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस आपको एक दृढ़ संकल्प लेना है कि हाँ भैया मैं कर सकता हूँ, और आपको बस ये वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए स्किप मत करना, मैं बता रहा हूँ ये वीडियो वर्थ इट होगा। चलिए आगे चलते हैं। शुरू करने से पहले अपने कोट ऑफ द डे से शुरू करते हैं। तो कोट ऑफ द डे क्या है? स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। तो भाई साहब जो जेई एडवांस में AIR 1 लाए, चलो AIR 1 नहीं, AIR 1000 मान लेते हैं। AIR 1 का हो गया भैया, ये तो कुछ अलग ही पैदा होते हैं। AIR 1000, ठीक है, AIR 500, ठीक है। इन लोगों ने कुछ अलग से कराया क्या? खाना नहीं खाते ये भैया, स्टील मेटल खाते हो नहीं ना, ये भी इंसान है, ठीक है। बस इन्होंने एक चीज़ पता क्या करी, इन्होंने खुद पे डाउट नहीं करा, वर्क हार्ड करा, स्मार्ट वर्क करा और करके दिखा दिया। और वही आप अभी रह गए हैं। हो सकता है आपकी AIR नहीं आई हो अभी, बट आप चाहते हो कि मेरी भी आ जाए, तो अपने आप को डाउट करना पहले छोड़ दीजिए कि भैया मेरा हो पाएगा कि नहीं। भैया होगी हो, मतलब मैंने तो पढ़ाई नहीं करा, मेरा 11th में ये छूटा है, मेरा 12th में ये छूट गया, मतलब A to Z। तो अपने आप को डाउट मत करो, वर्क हार्ड करो और करके दिखाओ। ये इस कोर्ट का मोटिवेशन है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसे टाइम वेस्ट नहीं करते। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, ठीक है। अब आते हैं पहले तो स्ट्रेटेजी के ऊपर, मतलब टाइम्स के हिसाब से अपन ज़रा देख लेते हैं। टाइम इज़ मनी याद रखिए। अभी जुलाई, मैंने जून को कंसिडर नहीं करा है। 10 दिन आप चलो रेस्ट मान लो, ठीक है, 10 दिन फुल रेस्ट कर लो, ठीक है। वैसे करना तो नहीं चाहिए बट मान लो, ठीक है। जुलाई स्टार्ट होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी में आपका जेईई मेंस 2024 का फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाना चाहिए। फेबररी होगा, फिर मार्च में हो सकता है अगर आप क्लास 12th में, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। उनको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी तो नहीं देता बट ठीक है, पर वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अप्रैल में आपका फिर सेकंड अटैम्प्ट हो जाएगा जेईई, मतलब जेईई मेंस का, ठीक है, जेईई मेंस का सेकंड अटैम्प्ट। और आपका मई में ही फिर हो जाएगा, मतलब मई या फिर जून के स्टार्ट में आपका जेईई एडवांस 2024 हो जाएगा। तो अगर आप गिनती के मिलाओगे अभी जेईई मेंस से, तो भाई सिर्फ 7 महीने, 2 3 4 5 6, 7वां भी ऐसे ही है क्योंकि सीधा हो जा रहा है, तो 7वें में तो है ही, ठीक है। तो पहली बात तो टाइम बहुत कम है। अगर आप ये देखो तो 6 महीने बहुत कम होते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, मतलब बगल में आ गया मीन्स। तो या तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपना जुलाई से लेके दिसंबर पूरा अपने सिलेबस कवर कर लिए एक बार फिर से, और फिर आप जेईई मेंस पे फोकस कर लिए, ठीक है। या फिर आप दूसरी स्ट्रेटेजी कर सकते हो, आपने जुलाई से दिसंबर पढ़ाई करी लेकिन आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। ये होता है क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप में या फिर किसी 12th वाले बच्चों को कई का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। वैसे तो कहा जाता है कि दिसंबर तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, किसी हो सकता है बैकलॉग रह गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, जेईई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट को एज अ प्रैक्टिस अटैम्प्ट दे सकते हो कि इस बार 2 अटैम्प्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो एक ही अटैम्प्ट होता था भैया, फर्स्ट अटैम्प्ट, और वो भी होता था अप्रैल में, ठीक है। तो ऐसे एज आप मॉक अटैम्प्ट आप दे सकते हो। वैसे तो कहा जाता है कि इसमें अगर आप पढ़ाई कर लो तो फ़ायदा रहता है कि इसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड रैंक, ठीक है। बट अगर टाइम कम है तो आप इसकी जगह अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट कर सकते हैं सेकेंड अप्रैल वाले अटैम्प्ट पे, ठीक है, अगर सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था। और फिर जेईई एडवांस पे तो करना ही है। तो चलिए रिसोर्सेज वगैरह पे बात कर लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में डीप डाइव करते हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको कवर करना है, ऑनलाइन रिसोर्स सब टू A to Z इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आपको करना कैसे है पेपर क्रैक, ठीक है, कोचिंग के थ्रू करना है या सेल्फ स्टडी के थ्रू करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोग इधर ही डिसाइड नहीं कर पाते भाई कोचिंग करूँ कि नहीं करूँ, और कोचिंग करने के बाद मैं भैया फाइनेंशियल इशू है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। A to Z ये सब पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको फाइनेंशियल इशूज़ हैं
अगर मतलब नहीं है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है तो कोचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। वो आपका सिलेबस करवा देंगे एक टाइम फ्रेम में और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो क्लास 12 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं हो तो ले सकते हो, ठीक है। ऐसी ड्रॉपर्स के लिए भी मैं कह रहा हूँ आप ले सकते हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब को रेफ़र कर सकते हैं। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारा कंटेंट फ्री में आ गया है, पहले ये सब नहीं होता था, अब बहुत कुछ चीज़ें फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। और इसी के साथ बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़, ये तो आपको थोड़ा सा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा बुक्स और टेस्ट सीरीज में, ठीक है। अब बात आती है अगर कोचिंग ले रहे हैं तो कोटा जाए, लोकल कोचिंग ले या फिर ऑनलाइन ले, तो इसके बारे में भी बात कर देते हैं। कोटा के फ़ायदे क्या है कि यहाँ पर टीचर थोड़े अच्छे मिल जाएंगे, इन्वायरमेंट बन जाता है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको फील होगा कि हाँ भैया मैं जिस पेपर की तैयारी कर रहा हूँ उसमें दम है। लोग देखोगे तो मतलब लगेगा कि यहाँ फीलिंग आ सकती है कि हाँ मेरे को पढ़ना चाहिए। डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली बहुत हो जाएगा आपका रहना खर्चा, रहने का खर्चा, कोचिंग का, भाई खाने पीने का बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं वहाँ पे, हो सकता है कि अगर आपकी सेहत ख़राब हो गई तो आप क्या करोगे, ठीक है। और वहाँ पे एक बैच सिस्टम भी होता है, बैच सिस्टम। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते ना तो क्या करते हैं वो आपको नीचे वाले लोअर बैचेस होते हैं उनमें पटक देते हैं। वहाँ पे टीचर भी बेकार होता है और उसमें से सिलेक्शन हार्डली किसी एक का हो जाता होगा मुश्किल से। वो होते हैं इनके कमाने वाले बैच जिससे पूरी कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। ओके, तो ये वाला सिस्टम वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। लोकल कोचिंग की बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपकी सिटी में कोई रेजोनेंस का सेंटर है या फिर एलएन का सेंटर है तो क्या फ़ायदा रहता है, कोचिंग सपोर्ट आपको मिल जाएगा, एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा और कंपटीशन मिल जाएगा। क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है एज़ कम्पेयर टू जो आपका कोटा है, हो सकता है टीचर इतने ज़्यादा अच्छे ना हो। कॉस्टली तो ये भी रहेगा, इतना ज़्यादा मतलब महंगा नहीं होगा, बट मतलब कोटा इतना महंगा नहीं होगा, लेकिन उस कोचिंग की कॉस्ट तो कॉस्टली आपको पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन के। ऑनलाइन का फ़ायदा है कि कोई भी बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है। होम के कंफर्ट में पढ़ोगे तो फ़ायदा रहेगा आपको, ठीक है। चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन, मतलब लोकल कोचिंग से भी चीप पड़ जाता है कभी बार, और ये उससे भी सस्ता पड़ जाता है, क्या बोलते हैं अपना, जो कोटा में अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो, क्योंकि उसमें रहने खाने का खर्चा नहीं रहता, ठीक है। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो पता क्या है, ऑनलाइन में देखो फील नहीं आता, 1 to 1 आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते टीचर के साथ, ठीक है। इन्वायरमेंट नहीं बन पाता और कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आ पाती, बस ये नुकसान है ऑनलाइन का, ठीक है। तो मैंने क्या पर्सनली चूज़ करा था, मैंने अपने यहाँ जो लोकल कोचिंग के सेंटर्स हैं उसमें ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरे यहाँ बताते थे वो अच्छा कोचिंग है, ठीक है। तो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेस्ट रिसोर्स के ऊपर, फिजिक्स में क्या है रिसोर्स है बेस्ट, और बुक्स वगैरह ज़रा डिस्कस कर लेते, धीरे धीरे हम आगे और चलेंगे, तो इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो फिजिक्स में कौन सी बेस्ट बुक्स है और मैं आपको बता देता हूँ, ये कोचिंग वालों के लिए भी है और ड्रॉपर वालों के लिए भी है, और मतलब 12th में आ गया तो भी है, और अगर आप क्या बोलते हैं बोर्ड की तैयारी करते हो तो भी थोड़ा बहुत हो जाएगा इसमें से, और क्या बोलते हैं सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी वाले के लिए भी, ठीक है। तो फिजिक्स में पहले बात, सबसे पहले फिजिक्स में एच सी वर्मा आपके पास होनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की इस तरह की बुक दिखती है, देख लीजिए, ठीक है। ऐसी इसके 2 पार्ट होंगे इस बुक के, ठीक है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसकी थ्योरी बहुत तगड़ी है, मतलब अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो आप रीड कर सकते हैं, थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कंसेप्ट वाइज, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। लेकिन याद रखिए ये बुक जेई ओरिएंटेड नहीं है, हमेशा याद रखिए, फिजिक्स ओरिएंटेड है पर ये जेई ओरिएंटेड नहीं है। तो इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, इसमें अभी आप क्या करो, इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है बस वो कर लीजिए, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाकी जिसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं, बट मेरे हिसाब से वो करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप 11th-12th रेगुलर कर रहे होते तो शायद आप कर सकते थे, लेकिन अभी आप सिर्फ 7 महीने में इतना नहीं कर पाएंगे कवर, तो सिर्फ उसके सॉल्व एग्जाम्पल और उसके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। आईआईटी के लायक, क्योंकि आईआईटी के प्रॉफ नहीं लिखी गई है, एच.सी. वर्मा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, तो उसमें जो लैंग्वेज है वो आईआईटी के जेई के पेपर के बराबर है, मतलब एडवांस के बराबर, ठीक है। डीसी पांडे भी आप कर सकते हैं, डीसी पांडे मैं ये कहूँगा ये थोड़ी ईजी रहती है कंपेरेटिवली, अगर आप इसके क्वेश्चन करोगे तो कंपेयर, तो ये मैं कहूँगा ये मेंस के लिए सही बुक है, ठीक है। और सिंगेज आप कर सकते हो, मे बी ठीक है। अब मेरे को सिंगेज फिजिक्स की इतनी पसंद तो नहीं है, बट ठीक है, अगर आप एडवांस के लिए कोई बुक करना चाहो तो सिंगेज कर सकते हो। PYQ सॉल्व मस्ट होने चाहिए आपके पास, जो 44 ईयर्स वाले हैं वो होने ही चाहिए, ठीक है। और कोचिंग मटेरियल, अब देखो मैं बताता हूँ क्या किस पैटर्न में कर रहा है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, एच.सी. वर्मा करना, डीसी पांडे या फिर सिंगेज, इनमें से एक ले लेना, ठीक है। और PYQ सॉल्व,
ये हो गया सेल्फ स्टडी के लिए। अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, कोचिंग में हो, तो आप एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लेना, पीवाई की तो करनी ही है, और कोचिंग मटेरियल, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कोचिंग वालों को इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है, पहले बता दिए, कोचिंग मटेरियल, पीवाई की और एचसी वर्मा। और जो सेल्फ स्टडी है उनके लिए ये ठीक है, ऐसे चलना है, लिमिटेड रखना है अपना रिसोर्सेज। इसके ज़्यादा रायता फैलाओगे तो आपका नहीं होगा। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं आगे केमिस्ट्री को, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या सही रहता है, तो भैया केमिस्ट्री में मेरा क्या मानना है कि कोचिंग मटेरियल, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग मटेरियल ही लेना चाहिए, ठीक है। और कोचिंग मटेरियल में कौन सा, मुझे यार रेजोनेंस का कोचिंग मटेरियल काफ़ी सही लगा। अगर आपके पास ये है तो इससे आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए भी, ठीक है। और अगर आपको बुक के शौक हो, मतलब बुक, मेरे को तो बुक ही पढ़नी है, तो बुक के लिए आप MS चौहान ऑर्गेनिक के लिए पढ़ सकते हो, VK जायसवाल इनऑर्गेनिक के लिए आपका नरेंद्र अवस्थी आपको फिजिकल के लिए मिल जाएगा, ये कर लीजिए। बट ये मेरे को इतनी भी ठीक नहीं लगती, कर सकते हो मतलब अगर प्रैक्टिस बढ़ानी है तो, बट ठीक है, अगर टाइम हो तभी करना, मतलब इतना मस्ट नहीं है ये बुक चूज़ करना। रेजोनेंस का मटेरियल अगर हो सके तो सही है, अगर आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल है तो उसका कोचिंग का मटेरियल फॉलो करो। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th-12th की याद रखिए, इससे आपका बोर्ड का भी हो जाएगा। और PYQs, बस इतने रिसोर्सेज रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग ऑलरेडी जा रहे हो तो कोचिंग मटेरियल पे अपने फोकस करो, और PYQ और NCERT कर लो, बस इसके अलावा सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो रेजोनेंस का मटेरियल पे चले जाओ या तो, या फिर ये 3 बुक पे आप चले जा सकते हैं विद NCERT एंड PYQ। तो लिमिटेड रिसोर्स रखो, तभी आप कर पाओगे 7 महीने में, वरना तो भाई इतनी बुक्स हैं कि मैं आपको पूरे ज़िंदगी भर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स की ओर, मैथ्स की ओर थोड़ा और लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। NCERT कर पाओ तो बढ़िया है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है। 11th-12th की NCERT कोचिंग मटेरियल पे फॉलो करिए, और PYQs फॉलो करिए अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो। कोचिंग में एनरोल नहीं हो तो PYQs और सिंगेज की बुक ले लो, वर्थ इट होगा आपके लिए, मैं पहले बता रहा हूँ। सिंगेज इज़ द बेस्ट बुक, प्रैक्टिस करा देगी आपको। स्टार्ट में सिंगेज के सवाल नहीं होते, धीरे धीरे कुछ सवाल होने लगेंगे। आपको ये नहीं देखना कि मेरे से सवाल नहीं बन रहे, आपको बस प्रैक्टिस करती आनी। देखो नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, कहाँ कंसेप्ट क्या चूक गया, नए कंसेप्ट सीखो, धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लगेंगे, टाइम लगता है, ऐसे कंसेप्ट नहीं बन जाते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, एक ऐसी बुक जो अभी इसमें रह गई, जो आपके लिए मस्ट होगी, और वो है मेरी बुक। ऑब्वियसली ये मैंने बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए आपको, मेरी वाली? देखो भाई, आपके साथ कोई होना चाहिए ना गाइड, आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि मैंने भी अपना ड्रॉप ईयर में निकाला था, मैंने इसमें बताया कि मेरा 11th-12th कैसे वेस्ट हुआ। ये बुक जो है ये एज अ फिक्शन नोवेल आप पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर वैसे है तो रियल स्टोरी बेस्ड ही, ठीक है, याद रखिए रियल स्टोरी बेस्ड है मेरी। और इसमें मैंने आपको बताया मैंने क्या क्या गलती करी, और हो सकता है वो गलती आप अभी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप फ्यूचर में कर दो। तो ये बुक पढ़ने से आपको गाइड मिल जाएगी कि भैया मैंने क्या गलत करा था। इसमें मैंने बोनस चैप्टर भी इंक्लूड कर रखे हैं वगैरह, जो आपको टिप्स और ट्रिक्स सब बताएंगे A to Z। और इसमें UP-TU भी कवर्ड है, ठीक है, आपका बिट सेट भी कवर्ड है, आपका JEE मेंस भी कवर्ड है, आपके बोर्ड्स भी कवर्ड है, सब कवर्ड है। तो ये बुक पढ़ लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आप थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा देर मूड फ्रेश करने के लिए बाहर भी आ सकते हो, और कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने बुक खरीदी और अच्छा लगा उन्हें बुक पढ़ के, तो ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, तो इसे ऑर्डर कर दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक और मैं बताऊँ, हमेशा याद रखिए कि पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई के ऊपर। सही सुना आपने, लिखा है इट इज़ नॉट योर सैलरी दैट मेक्स यू रिच, इट इज़ योर स्पेंडिंग हैबिट्स। आप किधर स्पेंड कर रहे हो, क्या आप लग्जरी आइटम्स में स्पेंड कर रहे हो, क्या आप अपनी एजुकेशन में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अच्छी जगह स्पेंड करते हो, लाइक आपकी एजुकेशन हो गया जिसमें आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप हमेशा रिच बन सकते हो फ्यूचर में। इसका आपको 1000 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। स्पेंड करें एजुकेशन में, तो ये जितनी बुक्स वगैरह कोचिंग और टेस्ट सीरीज है इसमें मस्ट है। ये सब मैंने जो बुक्स बताई ये सब आ जानी चाहिए अगर आप IIT JEE के लिए सीरियस हो, ठीक है, मस्ट। विदाउट इसके JEE नहीं निकलेगा, पहले लिख के ले लो, ठीक है। आगे चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। प्रैक्टिस मैच के बारे में सुना है आपने? जब क्रिकेट में प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस मैच खेला जाता है। क्यों खेलते हैं भैया? विराट कोहली प्रैक्टिस क्यों करता है इतनी? सिंपल बात है भाई, जब वनडे या फिर T20 होगा तब बंदे को परफॉर्म करना है। अगर टेस्ट मैच में टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर कहाँ करेगा? तो इसलिए इतनी वही इंपॉर्टेंट हो जाती है टेस्ट सीरीज़। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी चाहिए। तो भैया मेरे हिसाब से आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। LN की आपको मिल जाएगी, PW, रेजो, आकाश, FITGI, A to Z। FITGI की वैसे मेरे को पता है टफ रहती है थोड़ी, LN की ठीक रहती है, रेजो की भी ठीक रहती है, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एक ले लीजिए, याद रखिए, ठीक है। बट ऐसी लेना जो ऑल इंडिया में अवेलेबल हो, ठीक है। अब इसके रिजल्ट से आपको क्या देखना है वो भी मैं आपको बता दूं।
टेस्ट सीरीज़ का रिजल्ट आएगा, उसमें AIR जो आएगी वो आपको देखनी नहीं है, वो वर्थ इट ही नहीं है भाई। ये JEE का पेपर नहीं है, टेस्ट सीरीज़ है, तो इसमें जो रैंक आती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें आपको अपनी AIR नहीं देखनी है, ठीक है। आपको क्या देखना है, आप किधर सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। आपको वो चैप्टर आता था पर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंसेप्ट आपने समझ रखे लेकिन आपसे सवाल क्यों नहीं हुआ, ये सब देखने, सोल्यूशन वगैरह देखने, आप कहाँ गलती करते हो, कौन सा चैप्टर वीक है, अपनी वीकनेस को देखना है और उस पर इम्प्रूव करना है, ये आपको करना है एनालाइज करके, ना कि अपनी ऑल इंडिया रैंक देखनी है टेस्ट सीरीज में। भैया मेरे 6,000 लोग में 700 रैंक आ रही है, मैं तो भैया फोड़ दूंगा, ये भाई ये फालतू की चीज़ है, ठीक है। और याद रखिए कोचिंग वाले अपनी टेस्ट सीरीज़ इस तरह से बनाते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स होंगे, जैसे रेजोनेंस के स्टूडेंट्स होंगे, रेजोनेंस की टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, उनकी क्लास के जो नोट्स वगैरह होते हैं उसमें वही क्वेश्चन रहते हैं, वही टेस्ट सीरीज़ में आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आएंगे। तो इसके चक्कर में आपको क्रैश कोर्स के पीछे नहीं भागना, क्योंकि वो फ़ोन करके आपको, मुझे पता है ना, बोलेंगे कि भैया हमारा क्रैश कोर्स ले लो, हम आपको पूरा क्रैश करवा देंगे। तो क्रैश कोर्स अगर ले लिया तो भैया आप क्रैश ही करने वाले, ठीक है। तो क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पड़ जाना, बस टेस्ट सीरीज़ लो, अपनी सिली मिस्टेक ढूंढो, ठीक है, और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, ठीक है। और अगर आपके इसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 50% के मार्क्स आ जा रहे हैं, तो समझ लो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। अगर इससे कम है तो भी डरने की बात नहीं है, लेकिन इतना आ रहा है तो मतलब समझ लो आप तोड़ने वाले हो। अभी मैं आपको अपना पर्सनल बताऊँगा, मैंने ज्वाइन करी थी क्या टेस्ट सीरीज, मैंने कहा नहीं, क्योंकि भाई मैंने कोचिंग थी मेरे पास, तो उसमें ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज़ थी इंटीग्रेटेड, तो उसमें मेरा हो गया था कवर। अब मैं आपको इसमें अपना स्कोर दिखाता हूँ, तो ये मेरा स्कोर है, ये मेरे इतने सारे मैंने टेस्ट दिए थे अपने ड्रॉप ईयर में, ठीक है। अगस्त में से स्टार्ट हुआ थे टेस्ट और आप देख सकते हैं मार्च तक गया है, ठीक है। तो मेरे टाइम पे वो नहीं हुआ करता था, क्या बोलते हैं जो अपना वो बोलते हैं ना, 2 मेंस नहीं होते थे, तो मेरी तो तैयारी भैया सेकेंड मेंस लेवल तक ही अच्छी हुई थी, जिसमें मेरे, अगर आपको पता तो 99.2 परसेंटाइल आ गई थी। वो भी स्कैम हो गया था कि मैंने OMR गलत भर दी थी, लास्ट के 4 क्वेश्चन मैंने ऊपर नीचे भर दिए थे, जो कि अब नहीं होता, अब तो ऑनलाइन होता, अब तो ये दिक्कत हो ही नहीं सकती। बट उसकी वजह से मेरी 99.5 से परसेंटाइल 99.2 आ गई, मतलब तो इतना हरकतें हो जाती थी, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें मेरी रैंक इधर रहती थी, ये मेरे मतलब जो टेस्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग होती थी वो रहती थी, कितना मेरे स्कोर रहा है परसेंटेज में, ये वो है, कितने मेरे मतलब हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, मेरे कितने थे, आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। और मेरे इतने आते थे ऑन एन एवरेज, अगर आप देखोगे तो मेरे 48.27 परसेंटेज था, और ये काफ़ी डिसेंट स्कोर होता है टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है, ठीक है। 50% भी सॉल्व हो रहा है तो आप मतलब तोड़ के आ सकते हो, फिर याद रखिए, ठीक है। अब बात आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, यहाँ से इंपॉर्टेंट खेल शुरू होता है वीडियो का। स्ट्रेटेजी क्यों, सिलेबस कवर आप कैसे करोगे, ठीक है। पहले तो वीक पॉइंट आपको अपने पता लगाने चाहिए, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, पता होने चाहिए। अब तक तो पता लग गया होगा कि वीक पॉइंट क्या है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ड्रॉप ले रहे हो तो पता होगा थोड़ा बहुत। 11th से अभी 12th में आया तो आपको 12th का तो नहीं पता होगा, लेकिन 11th का पता चल जाएगा, धीरे धीरे टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा क्या वीक है क्या नहीं है। उसको अलग से आपको नोट करके रखना है कि ये मेरे चैप्टर वीक है, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर पे बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना है, तो इसकी मैंने आगे डिटेल में पूरा अभी इसी PDF के अंदर पूरा डिटेल में कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे से अगर आप कर लोगे तो 50 से 60% पेपर तो वहीं से आता है, ठीक है। तो वो भी अभी आपको दिखा देंगे। और प्रैक्टिस तो आपको करनी है विद रिवीजन एंड नोट्स कैसे, नोट्स की ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। ऐसे नोट्स बनाओ जिसमें बस शॉर्ट ट्रिक्स हो और बस फॉर्मूलेज हो, जो आप 1 घंटे में रिवाइज कर लो। इससे ज़्यादा आपको नोट्स में कुछ नहीं बनाना भैया कि पूरी राम कथा लिख रहे हो आप, ठीक है। रामायण नहीं लिखनी भैया, आप वाल्मीकि जी नहीं है, ठीक है। आपको बस शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूले रखने हैं जो आपके 1 घंटे में रिवाइज हो जाए और कुछ नहीं। जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो उसमें कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सब चीज़ें शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। तो ऐसे नोट जो आपके रात में 1 घंटे में रिवाइज हो जाए सोने से पहले, इस टाइप के होने चाहिए आपके नोट्स। इससे ज़्यादा आपको कुछ तो नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। आगे आते हैं, अब मैं PYQ का एनालिसिस लेके आया हूँ, ठीक है। फिजिक्स के PYQs का, ऐसी मैथ्स का, केमिस्ट्री का, कौन से चैप्टर ज़्यादा आते हैं इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2021, 22, 20, 19 से 2022 तक का डेटा है। मॉडर्न फिजिक्स में 194 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, और 194 मार्क्स के, ठीक है। टोटल बता रहा हूँ, ओके, ये मत समझना कि कुछ ही पेल रहा हूँ, ठीक है। और काइनेटिक थ्योरी में आप देख सकते हैं 169, करंट में 167 है, सीरी ऑप्टिक्स में इतना 108, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है 104, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इतना, मैग्नेटिक और करंट में इतना, ठीक है। ये मैंने अरेंज कर रखा है इस ऑर्डर में, ऐसे आप देख सकते हैं, और भी चैप्टर हैं सब। तो इसको मैंने, आप ये पूरा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इधर आपका लिख दिया है। तो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर आपके हो गए करंट, मतलब मॉडर्न फिजिक्स, करंट
थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाले, ठीक है, ईएमसी वगैरह, काइनेमेटिक्स आपका हो गया, यूनिट डायमेंशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, सेमीकंडक्टर। अगर आप इस ऑर्डर में पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो जो ऊपर वाले जो है वो आपको छोड़ना ही नहीं है। ये जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, वेटेज कम हो रहा है, तो आपको ऐसे रखना है प्रायोरिटी, ये ज़्यादा ये ज़्यादा, ये तो होने ही चाहिए टॉप वाले, तो मतलब आपको आने ही चाहिए, ठीक है, फिजिक्स के टॉपिक्स, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं अपने केमिस्ट्री में डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री में मैंने भी ये बना रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एनालिसिस करने के बाद पता चलता है, ये देखो, रेडॉक्स रिएक्शन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री में से खूब आते क्वेश्चन। पी ब्लॉक में भर भर के आता है रट्टा भैया। जीओसी, ठीक है, डीएफ ब्लॉक, एल्डिहाइड्स, ये आप जैसे कि देख सकते हैं। तो इस तरीके से नीचे जा रहा है। तो ऊपर वाले तो करने ही करने हैं, याद रखिए, ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में भी हमने एनालिसिस कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको मस्त मैं आपको एकदम इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। तो मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाले चैप्टर, मैट्रिक्स, 3D ज्योमेट्री, एओडी, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, फंक्शंस, रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, ये सब आप दे सकते हैं, ठीक है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सब ये सब, ठीक है। ये मस्त चैप्टर हैं जो ऊपर से हैं। ऊपर वाले तो करना ही करने हैं भैया। अगर आपका कोई वीक चैप्टर ऊपर वालों में से तो सबसे पहले उठा के उसे वो कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो आपका जेई में अंदर जाने से बाहर जाने तक का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं और अच्छे से स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करते हैं तो आप कैसे पढ़ना है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक से पढ़ो, ठीक है, बुक से कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब पे जाओ, उस कंसेप्ट को सर्च करो। ये नहीं सिर्फ यूट्यूब देख रहे हो आप, वो गलत है। बुक से पढ़ो, बुक ज़्यादा अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देगी, डिटेल में लिखा रहता है और ट्रिक्स भी रहती है। जब कोई कंसेप्ट बुक का समझ में नहीं आ रहा तब आपको यूट्यूब पे वो टॉपिक कंसल्ट करना है। वैसे वो रिवर्स नहीं करना कि आप सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं। यूट्यूब से आप पढ़ेंगे आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, बुक से ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, याद रखिए। पहले बुक जो मैंने बुक बताई थी वो सब ले लेना, याद रखिए। आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए तो बुक्स सब आ जानी चाहिए और मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटो भेजना कि हाँ भैया हमने बुक खरीदी, ठीक है। तो अब आ जाइए कोचिंग पे। अगर आपकी कोचिंग है तो फैकल्टी मेंबर्स से आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और उनसे सुनिए, वो तो कोर्स करा ही देंगे। और अपना कोचिंग मटेरियल कंप्लीट करते रहिए, होमवर्क टाइम पे करिए, बैकलॉग मत क्रिएट होने देना। लेकिन फिर भी मुझे पता है बैकलॉग बनेगी, लोगों की हो गई होगी अभी तक। तो अगर आपकी बैकलॉग है तो कैसे कवर करें, 2 दिन सैटरडे और संडे दिन में निकाल लो, मतलब हफ्ते में, एक वीक में निकाल लो, या तो सैटरडे या संडे। उसमें आपको वो चैप्टर पढ़ना है जिसमें आपकी बैकलॉग है, थ्योरी करनी है और क्वेश्चन। थ्योरी कैसे करोगे, बुक से पढ़ लो, या फिर अगर आपके नोट्स है तो, या फिर यूट्यूब से। थ्योरी पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बैकलॉग वाले कोर्स डाल रखे हैं, फ्री के देख सकते हो, डालो बैकलॉग कोर्स, आपको आ जाएंगे। जो पसंद आ रहा है, जिसके कंसेप्ट समझ में आ रहा है उसका उठा लो, ठीक है। क्वेश्चन करो, आप अपनी बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बुक से नहीं, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप कोचिंग मटेरियल कर लीजिए। बस डाउट हो तो गूगल पे सर्च कर लो क्वेश्चन, अगर उसका सोल्यूशन हो। अगर नहीं हो तो अपनी कोचिंग में हो तो अपने कोचिंग वाले सर से पूछ लो, सिंपल। इस तरह से आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा 1 महीने के अंदर, अगर मतलब कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं तो, ठीक है, हो जाएगा। बस सैटरडे संडे आपको देना है, ठीक है। बस थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बैकलॉग की, इसलिए बैकलॉग क्रिएट होने मत दिया करो, ठीक है। अब आपको कुछ बोनस टिप बताता हूँ। वैसे तो ये बोनस टिप मेरी जो बुक है उसमें दे रखा है, बुक लेने ना भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ायदा होगा, ठीक है, ठीक है। अब आती है पहली ट्रिक, स्टॉप वॉच की यूज़ करें। जब भी आप पढ़ने बैठे स्टॉप वॉच लगा के बैठे, आपको पता चलेगा आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। वैसे घंटे का खेल नहीं होता है, एफिशिएंसी का होता है, लेकिन फिर भी सिटिंग आपको 3 आवर्स प्लस रखनी है। मतलब 3 घंटे से पहले उठने का ट्राई करिए कि मैं उठूँ ना, क्योंकि जब आप पेपर दोगे तो 3 घंटे तो एटलीस्ट आपको बैठना ही है पेपर पे, ठीक है। और स्टॉप वॉच का फ़ायदा रहता है इससे कि आपकी सिटिंग बढ़ जाएगी, ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी 9 to 12 और 2 to 5 पे टेस्ट सीरीज के हिसाब से सेट कर लेना, क्योंकि इसी तरह आपका वो होता है जेई। तो अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक इस समय पे सेट होगी तो आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है, ईजी है। स्टॉप वॉच का एक और यूज़ है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो कोई भी, ट्राई करिए 2 मिनट के अंदर करने का, ठीक है। रिवाइज कर रहे हो तो भी सेम, स्टॉप वॉच पे टाइम स्टार्ट करिए, 2 मिनट के अंदर आपको ये सवाल सॉल्व करना है। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बट ट्राई करो कि 1 या 2 मिनट। जेई मीन्स का लेवल का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से टाइम देना है, और अगर जेई एडवांस का है तो उस हिसाब से टाइम देना है। बस इस तरह से करिए, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, लिख के ले लेना, ठीक है। ये टिप्स थी मेरे लिए। और एक चीज़ याद रखिए, जेई आसान पेपर है, सही सुना, जेई टफ नहीं होता है, जेई आसान होता है। लोग यही सोचते हैं जेई बहुत टफ है, नहीं, जेई आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ कुछ
नॉर्मल पीरियड के लिए आपको पढ़ना है। नॉर्मल पीरियड मतलब 6-7 घंटे के लिए पढ़ना है, बट फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम मतलब आपको 1 साल डिवोट करना पड़ेगा। 1 साल के लिए आपको 6-7 घंटे डेली पढ़ना है। तो मैं आपको कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन IIT से नीचे होगा ही नहीं पहले, ठीक है। 6-7 घंटे अगर आप 1 साल के लिए पढ़ लिए ना, मैं बता रहा हूँ गारंटी से आपका काम हो जाएगा। और कंसिस्टेंटी ही की है इसकी, बस और कुछ नहीं। इजी पेपर है, निकाल लोगे, फोड़ के आओगे। और जो मैंने बुक्स बताई थी सब बाय हो जानी चाहिए। और ये जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और वीडियो अगर एंड तक देखिए तो आपने पहला पड़ाव पार कर दिया है। होप यू आर सक्सेसफुल। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। भाई आपको 36वां में बता चुका, मेरी बुक तो पढ़ ही लेना। इसमें मैंने अपनी जर्नी है जो जेई की 11th 12th और ड्रॉप की बता रखी है कि भाई क्या गलतियां मैंने करी। और मैं लिटरली कह सकता हूं कि आप वो गलती या तो कर रहे होगे या आपने नहीं करी होगी, बट फ्यूचर में हो सकता है हो जाए आपसे इनमें से कोई गलती। ये बुक पढ़ना मेरे हिसाब से वन ऑफ द मतलब बेस्ट मोमेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस दे रखा है, काफ़ी डिटेल में दे रखा है और आप इससे रिलेट भी करवाएंगे। अगर आपको नहीं पता मेरी बुक कहाँ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,